हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि आपके जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, और फिर आपकी पेन को जब मैनेजमेंट में हम लाते हैं तो इसके दौरान आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी जो है उसका क्या रोल होता है। कैल्शियम और विटामिन डी किस तरह आपकी बॉडी को हेल्प आउट करती है। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल शो ऑन स्पेशल टीवी, और हम आज आपके सामने इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज के अंदर अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें, अपने नाजरीन को ये बातें बताएं और सिखाएं कि हमने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है और अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को दर्दों से कैसे महफूज रखना है, और कैल्शियम और विटामिन डी का जो रोल है मेरी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, उसको किस तरह हमने इंटेक करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी में ना जाए और विटामिन डी डेफिशिएंट ना हो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मुगल, जो आर्थोपेडिक सर्जन है म्यू हॉस्पिटल के। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी डिज़ास्टर होते हैं, कोई भी कुदरती आफात आती हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई भी ऐसी बीमारी आ जाती है जिसको लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं या उसकी दवाइयाँ हमारे पास नहीं होती या दुनिया उसके ऊपर सोचना शुरू करती है, तो फिर उसके ऊपर जो साइंटिस्ट मेहनत करते हैं, फिर मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, फिर वो दवाइयाँ आपके लिए मार्केट में आती हैं और आपकी ज़िंदगियाँ आसान बनती हैं। तो उस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक दूसरी गेस्ट होंगी, तो हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हम आपके सामने सबसे पहले सर से ये पूछना चाहेंगे कि सर, कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स जो बेहतरीन है हमें अपनी बॉडी में इंटेक करवाने का, वो कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, आपका ये शुक्रिया कि आपने जिस टॉपिक में मुझे बुलाया है। जी सर। ये आजकल बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। जी सर। ये हम देख रहे हैं कि पिछले जब से हमने विटामिन डी के टेस्ट कराना शुरू कर दिया, पिछले 8-10 साल से। 8-10 साल से, उससे पहले तो नहीं था, उतना वाई नहीं था। तो हमेशा अक्सर लोगों की विटामिन डी कम आ रही है। ठीक है। अब जब इसका रिसर्च किया गया, जब इसका सोचा गया, तो विटामिन डी के कम होने की बहुत सी वजूहात हैं। मैं आपको बताता हूँ। जी जी सर, नंबर 1, पहले एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। वो अच्छी बात यह है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स इज सनलाइट। ठीक है। 90% विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड सूरज की रोशनी अंडर द सनलाइट इफेक्ट ऑन आवर स्किन। ठीक है। जब हम स्किन में सन में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो धूप हमारे अंदर का जो प्री विटामिन है, जी सर, प्री विटामिन को विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। लेकिन और आज का जो मौसम जा रहा है, ये पिछले मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते से सूर्य नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे ही लोग सहमे हुए बैठे हुए हैं, इसलिए और कमती पैदा हो गई है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और पीछे थोड़ा सा आते हैं। खुराक को हम तकसीम करते हैं 6 हिस्सों में। ठीक है। 6 हिस्सों में उसमें होता है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है। ये तीनों जी चीज़ें हैं ना, हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एनर्जी देते हैं। इनका बरह रास्त, इनका अगर ज़्यादा खाएंगे तो हम एनर्जी ज़्यादा ले लेंगे, मोटे हो जाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा। कम लेंगे तो वज़न हमारा कम हो जाएगा, लेकिन हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है। जो 3 दूसरी चीज़ें हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर है। पानी, मिनरल्स और विटामिन्स, इनका ऑप्टिमम लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इनकी कमती या ज़्यादती दोनों बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें एनर्जी कोई नहीं। ठीक है। कैलोरीज, नो कैलोरीज इन आयरन, नो कैलोरी इन कैल्शियम, नो कैलोरी इन विटामिन डी, A, B, C, X, Y, Z। ठीक है। सो इनका ऑप्टिमम लेवल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। बात हम कर रहे थे विटामिन डी का। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं, सूरज हमेशा 12 महीने सूर्य रहता है, 11 महीने सूर्य रहता है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक तो सूरज था। जी, ऐसे हम लोगों को कहते हैं कि धूप बड़ी अच्छी है, लोगों में धूप में बैठे। और धूप में बैठने का तरीका क्या है, ये मैं अभी आपको हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, धूप में ऐसे बुकल मार के बैठने का कोई फायदा नहीं है। धूप लगनी चाहिए जिल्द के ऊपर, आपकी बॉडी को डायरेक्ट, सो इस तरीके से बैठे कि धूप को आपकी स्किन पे लगे,
आप अपने बाजू यहाँ तक अनकवर कर लें, जी सर, टांगे यहाँ घुटनों तक अनकवर कर लें, या जितनी चेहरा जितना कर लें, मुमकिन हो गर्दन सके। कर लें, जितना मुमकिन हो सके, जी, और बैक करके बैठें धूप की तरफ, ठीक है, यानी मुंह करके ना बैठें, बैक करके बैक बैठें। साइड से ले, और ये हम ये कहते हैं हम कि कम एट लीस्ट 1/3 बॉडी सरफेस शुड बी एक्सपोज्ड, और एट लीस्ट 30 मिनट्स you should sit in sunlight. That is sufficient for especially विटामिन डी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो हमें वो मिल आपकी जाती है, पूरी हो जाती है। वो हमें मिल जाती है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हाँ जी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों को पैदा होते भी आपको पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होती है, क्योंकि माँ अगर आयरन डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो नया आने वाला जो बच्चा है वो भी डेफिशिएंसी में होता है। अब बच्चों को जब सुबह हम देखते हैं कि जॉइंटस में बच्चा कन्वर्ट हो गया, आंखें पीली होनी शुरू हो गई, या बच्चे के हाथ पाँव प्रॉपर वो उस तरह नहीं खुल रहे, तो क्या उनको भी जो हमने सूरज की रोशनी देनी है उसका तरीकाकार भी यही होगा जी, उसका भी तरीका यही है कि इसी तरह हम देंगे छोटे इसी तरह बच्चों को धूप में बैठें। बच्चों के लिए तो जो छोटे बच्चे इनक्यूबेटर में हम रखते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 डेज, ठीक है, ताकि वो उस स्टेज से बाहर निकलें। ठीक है, अब आपने ये जो जिक्र छेड़ा ना माओं का, जी मैं सर। आपको बताता चलूँ, पहले ज़माने की माएँ क्या करती थी, बच्चा पैदा होने वाला होता था तो जो दादियाँ होती थी ना बच्चों की, वो बड़ा कुछ बनाती थी। हाँ, वो जितने में हम कहते हैं कि जो पंजाबी जिसको में पांडा कहते हैं कहते हैं। पांडा कहते हैं। वो क्या होता था, बादाम, देसी घी, जी जी, अजवाइन, पिस्ते, अखरोट, अजवाइन, मूंगफली, अखरोट, वो सारा मिला के दलिया, अलसी का इस्तेमाल होता अलसी था, का इस्तेमाल, देसी घी का हो इस्तेमाल, गया, शक्कर का इस्तेमाल हो गया। वो सारा बना के माओं को खिलाती थी। वो कहती थी कि हमारा जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी होगा, और होता था। ऐसे ही था। आजकल की माओं को क्या हो गया पता नहीं, एजुकेशन का इशू है या कि मॉडर्नाइजेशन का इशू है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कल्चरल चेंज जो हमारा हो रहा है, जो हम जंप लगा रहे हैं फ्राम आवर ओल्ड ट्रेडिशनल वे से, जो हम समझते हैं कि ये एक मॉडर्न तरीका है, उसमें जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हमें बहुत नुकसान दे रहा है। मॉडर्नाइजेशन जो है ना वो आपके लिए नुकसान दे रही है, आपके लिए नुकसान दे रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती जा रही हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे आप बीमार होते जा रहे हाँ, ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्नाइजेशन है क्या। हैं। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि आप खुले लूज छोटे कपड़े पहन लें, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। ठीक है, मॉडर्न किसको कहते हैं? नई टेक्निक का इस्तेमाल करना मॉडर्न है, ठीक है, नई जिद्दत का इस्तेमाल करना मॉडर्न है। ठीक है, अब मैं आपको कार की मिसाल देता हूँ। जी सर, पहले कार होती थी, सिंपल कार थी, ऐसे ही फिर था। कार में एयर कंडीशनर आ गया, ठीक है, वो मॉडर्न हो गया। फिर कार में ऑटोमेटिक पावर सिस्टम आ गया, वो ऑटोमेटिक हाइब्रिड सिस्टम आ गया, हाइब्रिड, वो कार का जो शीशा है वो ऑटोमेटिक। दिस इज मॉडर्नाइजेशन, ये नहीं है फिजिकल मूवमेंट कम होती जा रही। ये वो मॉडर्न है। जी जी, अब मोबाइल है, पहले एक मोबाइल और तरीके से होता था, बटन भी दबाते थे तो जॉइंट की मूवमेंट होती थी। फिर उसमें कैमरा आ गया, जी फिर उसमें कैलकुलेटर आ गया, फिर टच आ गया, ये सारे मॉडर्नाइजेशन है। जी जी, तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये मॉडर्नाइजेशन लानी चाहिए, नई टेक्निक लगानी चाहिए, नए एटीट्यूड इख्तियार करने चाहिए, नया आइडिया वो अडाप्ट करना चाहिए। ठीक है, चीज़ है कि हम पुराने ज़माने को पकड़े रखें, वो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मिसाल के तौर पर बीइंग अ डॉक्टर भी बीइंग अ बड़ी डॉक्टर, प्रॉब्लम्स बीइंग अ आती हैं। ऑर्थोपेडिक, जी जी, चोट लगी किसी बंदे को, वो सबसे पहले जाता है पहलवान के पास। ठीक है, वो जरा के पास जाएगा, जरा के पट्टियां पास जाएगा, करवाएगा, हमारे मोहल्ले में फलां बिने फलां वो तेल का मसाज करेगा, फिर उसके ऊपर पहलवान पट्टियां का बेटा है, वो बैठा हुआ है, वो बड़ा सियाना, पहले उसके पास जाए। लोगों को ये ख्याल नहीं है कि वो पुराने ज़माने के तरीके होते होंगे कभी हाँ, इफेक्टिव। किसी दौर में इफेक्टिव होंगे। देखो, इल्म ऐसे ही डे बाय डे डेवलप होता इसकी है, स्टेजेस इल्म बनती ऐसे है। डेवलप होता है। पुराने जी, ज़माने ऐसे के ही जो सर। थे उसी पे बुनियाद बनती है, जी जी, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप। ये इसी तरीका है, जब आप कार छोड़ें, जी जी, बस छोड़ें, जहाज़ छोड़ें, और पुराने तरीके के आप खच्चर पर, घोड़े पे, गधे पे सफ़र करना शुरू कर दें। हाँ, तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे ना कि आज के नहीं, दौर वो में भी आप वो वैलिड बातें नहीं कर है, रहे हैं ना, वो आप कर वैलिड नहीं नहीं सकते, रहेगी अब। वो कर नहीं सकते। लेकिन हमारी एजुकेशन उस तरह की नहीं है, हमारा सोशल एटीट्यूड उस तरह का नहीं है जी कि हम नई चीज़ को अडाप्ट करें। ठीक है, अब यह मरीज़ को कहें ना कि फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रैक्चर है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोगों का पहली डिमांड जो होती है कि अल्लाह करे ऑपरेशन के बगैर ही काम चल जो जोड़ जहाँ पे लगता लग जाए, जोड़ जहाँ पे लगते लग जाए, वो उनकी बाद में बेशक वो सारी उम्र के लिए आपके लिए वो मजदूरी टेढ़ा का लग जरिया जाए, बन जाए। टांग छोटी हो जाए, वो बाद में और उसके मसाइल पैदा हों, वो उनको ख्याल नहीं होता। लेकिन उनकी अपनी पहले ख्वाहिश होती है कि हमारा नॉन ऑपरेटिव तरीके से, अगरचे हम भी कोशिश करते हैं कि नॉन ऑपरेटिव तरीके से हो जाए, इफ पॉसिबल, अगर होना हो। बहुत सारे हम करते हैं, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी डिपेंड करता है इंजरी क्या है, डिपेंड करता है कि चोट क्या है। बहरहाल चलो हम बात करते हैं वापस। हमारा तरीका जो है ना बैठने का, कल्चरल में चेंज कर रहा था। ठीक है, मैं मिसाल दूंगा। जी सर, पहले ज़माने में हमारी जो गेम्स थी सारी आउटडोर गेम हुआ करती थी।
लोग आउटडोर जाते थे, खुले ग्राउंड्स में खुले खेलते ग्राउंड थे, में लोग खेलते थे, क्रिकेट लोग हॉकी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट मीटी खेलते थे, वो जो भी खेलते थे घर से बाहर खेलते थे। जी ठीक है। आजकल को वक्त वो इस तरह सारी का आ चीजें गया इंडोर होगी। कि हर चीज़ इंडोर है। कुछ मोबाइल ने हमारा ये कल्चर चेंज किया, कुछ हालात भी इस तरह के हैं बाहर। आप खुद अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजना पसंद जी करें। बिल्कुल ऐसी, ये पॉल्यूशन है, सिक्योरिटी रिस्क है। क्या करें, सिक्योरिटी इसका। सो ज़्यादातर जो अंदर लोग रहते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये बात हुई है, अंदर रहते हैं, स्पेशली जो पेशेंट बेड रिडन है, जी सर। होम रिडन है, आई मीन के घरों के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जाते, या उनका काम करने का माहौल इस तरह का है, या ऐसे इलाके जहाँ सूरज नहीं निकलता, जी सर। वहाँ विटामिन डी के प्रॉब्लम ज़्यादा है, डेफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, फिर Deficiency वहाँ बढ़ पे जाती उसके सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है फिर आपको बार बार। जी जी। तो एक तो बात यह है कि हमें डेली, अब मैं जैसे मैंने शुरू में बताया कि खुराक की हमने 6 से किस्म की है। अब मैं लोगों को अक्सर अपने मरीजों को क्या कहता हूँ जी सर। कि दूध, अंडा, ताज़ा फल, ठीक है। गोश्त, ये बुनियादी ग़िज़ा हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कैल्शियम भी है, जी, विटामिन जो डी भी ज़रूरी है, nutrients आपको हमें आयरन मिल भी जाते हैं। मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे। मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है। ये बुनियादी खुराक है जिसमें ज़रूरत की चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, दूध या दही एक ही चीज़ होती एक है। ही चीज़ है। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, लोग कहते हैं दूध हजम नहीं होता, मैं उनको कहता हूँ कि आप ऐसा करें, दही पे कन्वर्ट हो जाए, दही बना लें, दही खा लें, सेम चीज़ है, जो हमें चाहिए वो मिल जाता वो है। उसमें बैक्टीरिया भी, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके अच्छे गट को बैक्टीरिया आ भी। जाएंगे, वो हजम हो जाता है। जी सर। दूध कुछ लोगों को वाकई इंटॉलरेंस होती है, लेकिन दही लोग खा लेते हैं। ठीक है। अब दूध ही अगर पीना है तो उसमें 1 चम्मच आप सौंफ मिला लें, ठीक है। उसको बॉयल कर लें। ठीक है। अगर इलायची मिला लें, छोटी या बड़ी, तो भी ठीक है। इवन पत्ती का 1 टीस्पून और पत्ती उसमें ऐड कर लें, ठीक है। उसको बॉयल कर लें। पत्ती डालने से दूध खराब नहीं होता, ठीक है। कुछ नहीं होता। उसके कैल्शियम का जो कैल्शियम portion होता कंटेंट है में उसको कोई नुकसान नुकसान नहीं नहीं होता। वो अंदर ही जाना है ना, आपके जिस्म के अंदर ही जाना है। ठीक है। यू विल बेनिफिट, आपको फ़ायदा होगा उसका। जी ठीक है। दूध या दही एक चीज़ हुई। ठीक है। अंडा, हाँ, दूध का विटामिन डी का दूसरा बड़ा सोर्स अंडा है। उसका पूरे का पूरा बॉयल एग है या सिर्फ उसका जो वाइट हिस्सा जी है? जी जी, अंडा पूरा खाना चाहिए, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट अंडा खाना यानी चाहिए। एक वक्त में आप एक अंडा पूरा खा सकते हैं। पूरा खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप 2 अंडे भी खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल या दिल के मसाइल या कोई ऐसे नहीं है। ये रिसर्च है, बड़े बहुत लेवल पर और बड़ी रिसर्च हुई है, कितने अंडे हमें नुकसान देते हैं। 7 अंडे ए वीक, यानी कि 1 अंडा रोज़ाना खाने से कोई हर्ज नहीं। और मैं मशवरा उसका दूंगा, ब्लड प्रेशर पे भी कोई लिंक नहीं कोई होता, असर कार्डियक नहीं इशू है। पे भी कोई लिंक नहीं होता। जो हमें सुन रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक अंडा वो मुकम्मल खा ये सकते एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रवाज हो गया। हर बंदा कहता है जी मैंने सफेदी खानी, जर्दी नहीं खानी। ठीक है। हालांकि मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो सारे जर्दी के अंदर, सारे जर्दी के सारे अंदर। जर्दी के अंदर जो बिल्कुल वाइट है वो थोड़ी सी प्रोटीन है, उसमें जिसम प्रोटीन है। नो डाउट अंडा इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो हमें वाइट से मिलती है। ठीक है। ये योक है, विटामिन डी उसमें है, बाकी न्यूट्रिएंट जिंक उसमें है, आपको पोटाशियम मिलेगा, पोटाशियम मिनरल्स मिलेगा, मिलेंगे मिनरल्स उसमें योक में, जी जी, जर्दी में। वो तो एक मुकम्मल रिच 12 अंडे भी अगर आप एक हफ्ते में खाएं तो कोई ज़्यादा, ये रिकॉर्डेड है, उसका असर कोलेस्ट्रॉल पर नहीं। और अगर है तो दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, इसमें तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ आप वाइट खाएं, जर्दी ना खाएं, वो गलत कहते हैं। ठीक आप पूरा का पूरा अंडा, 1 अंडा पर डे लाजमी खाएं। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताई है ताज़ा फल। जी सर। ताज़ा फल जो भी मौसमी फल अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है, ठीक एक फल हर रोज़ खाएं। ठीक है। यानी कि आजकल किन्नू बहुत है, जी सर। एक किन्नू हर रोज़ खाएं। किन्नू वैसे भी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन सी। ठीक है। आप धूप में बैठे किन्नू खाएं, धूप खाएं। धूप को खाना कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, आप किन्नू खाएं, विटामिन सी भी खाएं, विटामिन डी भी लें, बाकी भी लें, ताकि आपके जोड़ मजबूत हों, आपकी हड्डियां मजबूत हों, आपका हों। पोस्टर पूरे का पूरा जो ना मजबूत हो, स्ट्रक्चर बॉडी का मजबूत हो। अच्छा, ये हो गया जी अंडा। जी सर। अंडा पूरा लें, जी जी, फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, दूध और लें, गोश्त। दही लें। गोश्त ठीक है। 100 ग्राम गोश्त हर रोज़ खाना चाहिए, पर डे, वो कोई भी हो, कोई भी गोश्त, छोटा ठीक। बड़ा, चिकन हो, मछली, मटन हो, बीफ हो, चिकन, मटन, बीफ, कोई भी। फिश, कोई भी हो, कोई भी हो, 100 100 ग्राम। ग्राम ले लें। 100 ग्राम ज़्यादा तो नहीं होता, 2 बोटियाँ उसमें होती हैं। हाँ, 2 ग्राम बोटियां खा बिल्कुल लो ऐसे ही। तो। अब ये 4 के बाद 5वां जो मैंने ऐड किया है वो है धूप। ठीक है। आधा घंटा धूप बैठें, और वॉक वॉक तो मस्ट है, वो तो वॉक भी आप ज़रूरी खुराक की तरह समझें। ठीक है। खुराक करना, वॉक करना बहुत वॉक ज़रूरी भी है। एक खाने का ही प्रोसेस है कि खाने वो की आपने तरह लेनी ही उसको है समझे, सूरत। और कोशिश करें कि आउटडोर जाके वॉक करें। ठीक, इंडोर घर के वॉक अंदर का कुछ ना मशीन के फायदा ऊपर नहीं है। वॉक करने से बेहतर है कि आप पार्क में जाएं, वहाँ जाके
ताकि फ्रेश एयर मिले। सर उसके बड़े फ़ायदे हैं। एक फ्रेश एयर होती है, ठीक है। दूसरा आप लोगों के साथ मिलते हैं, आप ग्रीनरी सोशल एक्टिविटी, ग्रीनरी, आपकी ग्रीनरी आइज़ का देखते हैं, आप टेम्परेचर। ताज़ा हवा खाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी ना करें, जस्ट जाके चक्कर पार्क में बैठते हैं, जाके लोगों के देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, लोगों को हंसता मेंटली देखें, आपका स्ट्रेस भी इससे जाता है। लोगों को हंसता देखेंगे आपको हंसी आ जाएगी, लोगों को स्ट्रेस फ्री देखेंगे आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। सो पार्क में जाना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह अब विटामिन डी का रोल क्या है हमारी बॉडी में? विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल है। ये 90 खास तौर पे आपके हड्डियों जोड़ों के जितने भी खासकर मसाइल हैं। हड्डियों के लिए, खासकर हड्डियों के लिए ये 93 में डिस्कवर हुआ विटामिन डी का रोल। जी सर। विटामिन डी हैज़ ए वाइटल एंड मेजर रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला मैं बताऊं कि विटामिन डी हमें कितनी चाहिए डेली। विटामिन डी तकरीबन पर डे, यानी एक नॉर्मल इंसान को कितना विटामिन डी की जरूरत? 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट, जैसे बच्चों में अगर 400 है तो बड़ों में या एडल्ट के अंदर वो 800 यूनिट। 800 यूनिट चाहिए आजकल हर बंदे को लेनी चाहिए। ठीक है। और जब हाँ, जो बीमार हैं उनको ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है। जो ग्रो कर रहे हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए, जो किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए, जिनका फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हीलिंग में है, उनको ज़्यादा लेनी चाहिए। कुछ और बीमारियां हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम दोबारा से यही अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे और कहीं मत जाइएगा हमारे से। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी का आपकी जॉइंट पेन के अंदर, आपकी बोन्स को ग्रो करने में, आपकी हाइट निकालने में, आपकी दर्दों को रिलीफ करने में उसका क्या रोल है। तो इसके ऊपर आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मुगल जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं म्यू हॉस्पिटल से, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने व्यूअर्स के लिए और जितने भी हमारे नाजरीन उनको बड़े अच्छे तरीके से एजुकेट करने की कोशिश की कि विटामिन डी और कैल्शियम हम कहाँ से ले सकते हैं, उसका हमारे जॉइंट पेन के अंदर, बॉडी के अंदर क्या रोल है। दूसरा, मैंने अपने इंट्रो में आपको कहा था कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई नई बीमारी आती है, जैसे आपने देखा कि पीछे कोविड हुआ, फिर कोविड से अलावा जितनी भी आपकी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, इनको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिकेशन नई नई मार्केट में आती हैं, नए नए मालिक्यूल जो है वो ईजाद होते हैं, इनके पीछे जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो हमारी बैकबोन होते हैं। डॉक्टर जो है वो फ्रंट के ऊपर पेशेंट को डील कर रहा होता है, बीमारियों से लड़ रहा होता है या बीमारियों को डायग्नोज कर रहा होता है, लेकिन इन बीमारियों को हमारी बॉडियों से निकालने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को इस काबिल करने के लिए कि वो किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो उसके खिलाफ किस तरह काम करती हैं, इनके ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेडिसिन की शक्ल में आते हैं, तो उनके ऊपर जो रिसर्च करके इन मॉलिक्यूल को दरियाफ्त करते हैं वो बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो हमारे पीछे बैठ के ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो पाकिस्तान की तारीख में आज हमारे स्टूडियो में हमने उनको दावत दे रखी है, प्रोफेसर डॉक्टर रिफत महबूब साहबा हमारे पास मौजूद हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको हेल्थ स्पेशल शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहबा, मेरा ये अपने नाजरीन के लिए यह सवाल होगा आपसे कि जिस तरह भी जैसे कोविड हुआ, इससे पहले ये जितने भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको आप लोग किस तरह दरियाफ्त करते हैं और फिर आपकी कितनी रिसर्च होती है इन कामों के ऊपर? जी, हमारा एज अ साइंटिस्ट बेसिकली हमारा काम रिसर्च करना है उन मॉलिक्यूल्स पर जो डिफरेंट बीमारियों में जिनका किरदार होता है, रोल होता है। और इसी तरह मैंने कोविड में और डिफरेंट इन्फेक्शंस में काफ़ी रिसर्च की और पेंडेमिक के दौरान हमारी जो प्रीवियस रिसर्च थी उसकी बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मैंने इटली से 10 साल पहले इस पर तहकीक शुरू की थी इस मॉलिक्यूल के ऊपर, और जब पेंडेमिक आया तो मुझे फिर ये अंदाज़ा हुआ कि इसका भी रोल हो सकता है, और वो जो स्पेशल रिसेप्टर है और जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि असल में गेट्स होते हैं, और जो ये अलाउ करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर दाखिल हो सकेंगे और कौन से नहीं इनहिबिट हो जाएंगे, जो कौन से नहीं एंटर हो सकते। तो वो गेटिंग मैकेनिज्म है, उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो मैं बेसिकली इन चैनल्स के ऊपर, आयन चैनल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी अरसे से तहकीक कर रही थी। इटली में मेरी सारी रिसर्च इन्हीं चैनल्स के ऊपर थी। और इसी तरह का एक मॉलिक्यूल न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, ये मैंने मेरी तहकीक से ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी
इन्फेक्शन, डिजीज़ और डेथ्स में काफ़ी पहले भी रिपोर्टेड है। और इसके मैंने फिर ये अपनी जो थ्योरी थी इसको पब्लिश किया और इसके ऊपर, और उसके बाद हमने इस पे क्लिनिकल ट्रायल करने का फैसला किया। और ये हमने ट्रायल अच्छा, इसमें ये है कि हमने हमारा जो हमारी रिसर्च थी उसकी बुनियाद पर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये रिसेप्टर इसको अगर हम इनहिबिट कर दें, यानी ये गेट है, अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो वायरस जो है उसकी एंट्री को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो दो तरीके थे वायरस को रोकने के, एक तो है वैक्सीन, और वैक्सीन से हम डायरेक्टली वायरस को हम टारगेट करते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि वो गेट अगर हम उसी को क्लोज कर दें जिससे वायरस एंटर होता है, तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव एक मैकेनिज़्म हो सकता था। और हमारा अच्छा, ये जो रिसर्च की स्टडी आप कंडक्ट करते हैं ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे करते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड होती है या पब्लिक बेस्ड होती है? अच्छा, ये हॉस्पिटल बेस्ड भी होती है, और लेकिन उसका बुनियादी जो उसकी रिसर्च है वो पहले हम लैब में करते हैं। ठीक है। और पहले लैब बेस्ड होती है और उससे हमें जो फाइंडिंग्स हमारी होती हैं उसकी बुनियाद पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसको हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग में करना चाहिए। और उसके बाद हम ये हमारे पास एविडेंस आता है कि हाँ ये एक प्रॉमिसिंग टारगेट हो सकता है। तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें वैक्सीन की बजाय हमें डायरेक्टली हमें ड्रग के ऊपर या ड्रग टारगेट्स को हमें उस पर काम करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। और अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये आप कोविड की बात कर रहे हैं? जी कोविड को, तो अगर हम उसी को, क्योंकि वैक्सीन में ये है कि अगर आप एक वायरस के खिलाफ अगर वैक्सीन बनाते हैं और ये हाईली म्यूटेंट है, चूंकि ये वायरस तो कई कैटेगरी के, अगर एक के बनाएंगे फिर दूसरे की बनाएंगे नहीं आ जाएगा, इससे ये इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई अगर आपने वही एंट्री उसकी ब्लॉक कर दी है वायरस की, जिसकी वजह से वो एंटर ही नहीं हो सकता, तो वो चाहे वो जिस मर्जी टाइप का हो तो वो इनहिबिट हो जाएगा और वो उसकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, और इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव रहा, और हमने इसको डेक्सामेथासोन के कम्बिनेशन के साथ जब इसको हमने जो स्टीरॉइड के तौर पे यूज, जी तो ये दोनों ड्रग्स का कम्बिनेशन था। इससे हम दो टारगेट्स, हमने दो रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक किया और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और पेशेंट जो हैं वो 3 से 5 दिन के अंदर सब पेशेंट्स रिकवर हो गए। और उसके बाद ये हमारी रिसर्च WHO ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इसको, और ये वर्ल्ड वाइड इसको काफ़ी रिकग्निशन मिली। जी नाजरीन, डॉक्टर साहबा ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में आपको रिसर्च बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है, उसके ऊपर आपको एजुकेट करने की कोशिश की। हम डॉक्टर साहबा के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आजकल नी जॉइंट पेन है, उसके अलावा आपको फाइब्रोमेल्जिया होता है, जॉइंट पेन होती हैं, डिफरेंट जगह पे लोग हमारे पास बेशुमार बीमारियों में आते हैं। चूँकि बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हम चूँकि ग्राउंड रियलिटी को डेली बेस पे देख रहे होते हैं, और ग्राउंड रियलिटी पे जो मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट्स होती है या उनकी जो शिकायत होती हैं, तो अपने इस स्टूडियो के अंदर हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुला के उनकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो ओपिनियन होता है, जो लोगों के लिए मशवरा होता है, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, आजकल नी जॉइंट पेन बहुत है। पहले तो इसका ये होता था कि वज़न बढ़ गया, उसकी वजह से नी जॉइंट पेन, लेकिन आजकल हमने देखा देहातों में, कस्बों में लोग बिल्कुल पतले हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नी जॉइंट काम नहीं कर रहे और पेन रहता है। डॉक्टर साहब, जो पहले हमने बात कर रहे थे विटामिन डी और कैल्शियम को हम लेके चल रहे थे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी तो हमने बात की कि कितना चाहिए, और सारा कैल्शियम हमें डेली कितना चाहिए, मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है। तकरीबन 800 मिलीग्राम से इंटरनेशनल यूनिट आप मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम हमें पर डे उसकी ज़रूरत है। 1 गिलास दूध, ठीक है, खालिस 120 ml का हो गया, अगर गुजरा वाले का लगाएं तो 1.5 लीटर का 1 लीटर, आधा लीटर का दूध जो है ना, उससे में कैल्शियम काफ़ी मकदार में मिल जाता है और हमारा गुजारा हो जाता है। अच्छी खुराक, अच्छी सिगरेट बहुत बुनियादी चीज़। नाज़रीन, आधा किलो जो दूध है ना, वो 500 ml। अगर कुछ लोग जो, चूँकि हम जब ये वीलॉग बना रहे होते हैं तो बेसिकली हमें देखने वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जिस एरिया में रह रहे हों, जिस जगह पे रह रहे हों, तो हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं की ज़बान में उनको समझाया जाए ताकि उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाए। अच्छा, अच्छी खुराक, ये कैल्शियम, विटामिन डी, एक और तीसरी चीज़ है गुड एक्सरसाइज। ठीक है। हमारे यहाँ एक कानून है, दैट इज कॉल्ड वुल्फ लॉ। जी सर। वुल्फ लॉ स्टेट्स दैट द बायोलॉजिकल टिश्यूज बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। ठीक है। यानी जितना ज़्यादा काम लेंगे उतना बेहतर हो जाएंगे, उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बॉडी की जितनी खपत होगी उतनी बॉडी मजबूत होगी। बॉडी
and become weaker when exposed to a weaker stimulus. कम काम लेंगे तो बायोलॉजिकल टिश्यूज हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। सो हमें ज़्यादा अब देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, उनके बूढ़े नहीं होते 80 साल की उम्र में, वो बूढ़े नहीं होते ऐसे, क्योंकि उन्होंने बॉडी से ज़्यादा काम लिया होता है और उनके जिस्म मजबूत होते हैं। ठीक है। हम यही मैं शुरू में मैंने कहा कि अपने बच्चों को हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें ताकि ओपन एरिया में जाकर ओपन एरिया में खेलें, जाएं, वहाँ से अपने उनको फ्रेश एयर मिले। करें। अच्छा, इस तरह हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, बाकी जिस्म भी मजबूत होगा, हमारा बुढ़ापा लेट आएगा। ठीक है। आपकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी तो घर वाली कहेगी कि जल्दी जाने का नाम ही नहीं। नहीं, अल्लाह रहम करे, वो बात नहीं, वो बात दूसरी है। हम वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अच्छा, हमारा जिस्म मजबूत हो गया, बुढ़ापा कम हो गया, बीमारी में हमारे पास कम आएगी, इम्यूनिटी आपकी जिस स्ट्रांग तरह हो जाएगी। बाकी जिस्म की हेल्थ है, इस तरह हमारे जोड़ों की हेल्थ। ठीक है। ठीक है। कुछ जेनेटिकली इश्यूज होते हैं, वो तो एक अलग बात है जी। ठीक। लेकिन जनरली जो हम बात कर रहे हैं, अच्छी सेहत, अच्छा जिस्म, अच्छी खुराक, अच्छे जोड़ होने चाहिए, वो ज़रूरी है। जोड़ों की पेन का जो हमारे पास जो दो मेन फैक्टर है ना, जो हमें जोड़ों की खासकर नी जॉइंट की पेन करते हैं, खासकर नी जॉइंट की पेन, वो एक फीमेल जेंडर है। ठीक है। और दूसरा ओवरवेट है जी सर, ओबेसिटी। फीमेल जेंडर को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फीमेल जेंडर की वजह क्या है कि वो उनको क्यों जल्दी जॉइंट पेन शुरू हो जाती है? जी सर। उनका भी बॉडी मास इंडेक्स कम होना, ठीक है, बोन मिनरल BMD कम होना, ठीक है, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज बॉडी का मजबूत ना होना, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना, उतनी ज़्यादा खुराक ना खाना। ठीक है। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए बाहर से, इंग्लैंड से, वो भी आर्थोपेडिक सर्जन है। वो कहते हैं आप में और हमारे में क्या फ़र्क है? मैंने उन्हें बताया कि मेरे में, हमारे में और आपके सेटअप में ज़्यादा फ़र्क रिहेबिलिटेशन का है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जिस खतून की शादी हो जाए वो आधी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई। ठीक है। अब क्या करना है? शादी हो गई या बस ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी में नो चांस। आई ना बाहर जाने ना किसी ने देखना है। बच्चे पैदा हो गया तो उसने अपने आप को बच्चों के इर्द गिर्द ही बूढ़ी माँ समझ लेना कि अब मेरी एक्टिविटी बस बच्चों के इर्द गिर्द है। ठीक है। हालांकि उसकी अपनी एक लाइफ उसी तरह की है जैसे पहले थी। उसको अपना ख्याल वैसे ही करना चाहिए जैसे पहले कर रही थी। हमारे यहाँ जिस पेशेंट का बच्चा हो जाए खातून का, वो अक्सर पेन दर्द से डॉक्टर साहब टीका लगा सी तो बाद पेन दर्द, कमर की दर्द नहीं गई। जैसे प्रेगनेंसी में या सी सेक्शन के बाद लो बैक पेन की कंप्लेन के साथ पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में मेन वजह वो इंजेक्शन नहीं है, वो बेसिकली कमी है, डेफिशिएंसीज है, कमी है एक्सरसाइज की, कमी है डाइट की, कि आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं रहती, मसल मूव नहीं। हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 80 to 90% पेशेंट हम जो ऑपरेट करते हैं, जो निचले टांगों के ऑपरेट होते हैं, यूजुअली हम स्पाइनल में इंजेक्शन लगा के करते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसी में करते हैं। मर्दों को नहीं होती वो शिकायत, ठीक है, ख़वातीन को होती है। और ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ना, जो गायनी को डील करते हैं, मैं उनको भी मशवरा दूंगा कि वो अपने पेशेंट को रिहेबिलिटेशन का ज़रूर प्रॉपर उसको अवेयरनेस दें, उसको समझाएं, उसको गाइड करें, एक्सरसाइज का ज़रूर कहें। ठीक है। डिलीवरी हुई है, उसके कुछ देर बाद उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें ताकि वो नॉर्मल बॉडी हो। ठीक है। ठीक हो गया सर? तो बाकी हम जैसे हम जॉइंट पर फोकस कर, लेकिन ओबेसिटी का रोल जो कि हमारे मोटापा जो है ना, उसका रोल है आपके नी जॉइंट पर, हमारे इख्तियार में है। ठीक है। वो हमारे लेजीनेस है, खानदानी है, ओवर ईटिंग है, सर खानदानी भी हो तो खाने से बढ़ते हैं ना। जी जी, ये तो नहीं होगा बगैर खाए के हम जन्नत में तो नहीं रहते कि बगैर खाए के मोटे हो जाए, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है। खाएंगे तो मोटे होंगे। ये जेनेटिक टेंडेंसी या प्रीडिस्पोजिशन का मतलब यह है कि इनमें बुढ़ापे की टेंडेंसी ज़्यादा है। जी जी, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। मेरी तरह वो नहीं होते। अच्छा, उनको चाहिए कि अपनी डाइट कंट्रोल करें, जी, उनको चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज कंट्रोल करें। अच्छा सर, हम जब अगले सवाल पे आएंगे तो उस पर हम ये पूछेंगे कि नी जॉइंट में जो इंजेक्ट होता है आजकल, उसका रोल क्या होता है? डॉक्टर साहब के पास मैं जा रहा हूँ नाजरी, चूँकि जब भी हम किसी प्रोग्राम पे होते हैं तो हमारे यहाँ टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है और कोशिश हम करते हैं कि एक सेशन में तो सारी बीमारी कवर नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना आपको डिलीवर किया जा सके उसको करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन आई और लोगों ने लगवाए बगैर ही अपने सर्टिफिकेट बनवा लिए, जो कि हमारे यहाँ पे जैसे चलता है। अब जब चूँकि आप ख़ुद भी US ट्रेवल कर रही हैं, तो इसी तरह जो लोग बैरून मुल्कों में ट्रेवल करते हैं, वो हज पे जाना, उम्रे पे जाना हो, तो वो उन्होंने वो वैक्सीन नहीं लगवाई होती, तो अब उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वैक्सीन जिन्होंने इंजेक्ट करवाई हुई, उसके बारे में जो लोगों की गलत फहमियाँ थी, वो
और जो नहीं लगवाते उन्होंने अपनी इम्यूनिटी के साथ जो ज़्यादती की है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, इस तरह पाकिस्तान में जिस तरह ओवरऑल ये काफ़ी देखा गया है कि लोगों ने वैसे ही सर्टिफिकेट्स बनवा लिए लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस या आफ्टर इफेक्ट्स उनको क्योंकि फील हुए, और ये मैं रिकमेंड करूँगी कि सबको लगवानी चाहिए, और चाहे वो आपने ट्रैवल करना है या नहीं करना, दोनों सूरतों में ये आपकी इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूरी है, और सब वैक्सीनेशन करवाएं। और इसका जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलतफहमी है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी रिसर्च में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट आए हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा जी वो बांझपन हो गया, फलाना हो गया? हमारे क्लिनिकल ट्रायल में तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, और डिफरेंट सेटिंग्स में, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे पाकिस्तान हो, और यानी डिफरेंट तरह की फाइंडिंग सामने आ रही हैं। कुछ ने रिपोर्ट की हैं पोस्ट कोविड-19 डिजीज़ हैं या कंडीशंस हैं, और इसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स काफ़ी रिपोर्ट हुए हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी हेडेक है, माइग्रेन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, और वक्त के साथ साथ मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसमें हम कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये कोविड की वजह से हुआ है, या लेकिन ओवरऑल सुनने में इस तरह की आ रही हैं कि जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स, उनमें इसके बावजूद भी, रिकवर होने के बावजूद भी, अब उनमें डिफरेंट तरह की कंडीशन सामने आ रही हैं, और इसकी क्या वजूहत हैं उस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं, और हम भी इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। और उसके लिए रिसर्च का जो पहला एक जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो ये कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, सर्वेस करें, और ये जो सर्वेज होता है ये पेशेंट बेस्ड होता है, यानी आपको जिनको लगी होती है उनको भी आप देखते हैं, जिनको नहीं लगी होती है उनको भी देखते हैं? जी जी, तो फिर आप कंपैरिजन उसका? जी, हम इसी तरह कंपैरिजन करते हैं, और उसमें हम जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं उनका, क्योंकि हमारे पास डाटा मौजूद होता है, या पहले भी हम रिसर्च कर चुके हैं जिन पेशेंट्स पे, हम उनको, वो हमारी स्टडी में इनरोल होते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि उसके बाद आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हुई, और उसके बाद जिनको नहीं हुआ और जिनको हुआ, सबको हम डाटा को कंपेयर करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारे जो स्टूडियोज़ होते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्लॉट्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो आज के शो का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। हम चूँकि हमारे पास और बेशुमार ऐसे सवाल हैं जो आप लोग सुनना चाहते थे, हम आपको सुनाना चाहते थे, लेकिन चूँकि टाइम लिमिटेशन की वजह से हमें ये प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज़ करना पड़ रहा है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट अपने इस प्रोग्राम में आएंगे तो हम इसी टीम के साथ दोबारा आपके जो सवाल हैं, जो मैंने इनसे और करने थे, या आप लोगों के नॉलेज को अपडेट करना था, या आपको एजुकेट करना था, तो वो हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपके जॉइंट के ऊपर, कैल्शियम, विटामिन डी के रोल के ऊपर हमने बात की, और इस तरह क्रोनिक डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर जो रिसर्च होती है, जो साइंटिस्ट अपना ओपिनियन रखते हैं, जो मालिक्यूल दरियाफ्त करते हैं, उनके ऊपर हमने बात की। तो हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त।